आ गया है सबके सामने, है ना। तो पिछले वीक अपन ने क्या किया था, एक जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं ना। देखो अपन ने बात की थी कि हाउ टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस। और जैसे अपन हाउ टू काउंट फ्रूट काउंट करने के लिए अपन डजन काम में लेते हैं। डजन में 12 एंटिटीज होती हैं, 12 एप्पल, 12 मैंगोज, इस तरह से अपन जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एटम और आयन का 12 काउंट करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एटम्स और आयंस इतने छोटे होते हैं, दे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करेंगे तो उनको अपन एवोगैड्रो नंबर से काउंट करते हैं, ये आपको पता होगा, अदनान एंड अंशिका। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? दैट वी रिप्रेजेंट इट बाय Na, which is equal to 6.023 into 10 to the 6.022 into 10 to the power 23, है ना। इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को। अपन ने ये देखा था, ठीक है ये। और इस ग्रुप को अपन कहते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब 1 मोल के अंदर 1 मोल इज अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन इट। कितनी एंटिटीज होंगी 1 मोल में अदनान एंड अंशिका? इतनी ये अपन ने देख लिया था, जल्दी से अपन रिकैप कर रहे हैं, है ना। और yes, मोल, हाँ बेटा वेरी गुड। तो मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी चीज के अपन मोल कैसे निकालते हैं, है ना। मोल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। मोल को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और अगर किसी का मास दिया हुआ है, ठीक है, मास अगर दिया है ग्राम के अंदर, तो इससे मोल कैसे बनाते हैं बताओ? मास से मोल कैसे बनाएंगे? अंशिका बेटा, अदनान बेटा बताओ, हाउ डू वी गेट मोल्स फ्रॉम मास? यहाँ क्या लिखो? डिवाइड बाय sir, मोलर मास। what we'll do is we'll divide by mole. हाँ, डिवाइड बाय मोलर मास। मास को मास से डिवाइड करना है ना। मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको मोल आ जाएंगे, मोलर मास। समझ में आया कि नहीं आया अदनान? जस्ट जी सर, है ना, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा। अंशिका, यू हैव गिवन द राइट आंसर, ठीक है। तो जैसे 46 ग्राम सोडियम लेता हूँ मैं, जस्ट क्विक रिकैप करते हैं फिर आगे चलते हैं अपन। 46 ग्राम सोडियम लिया, ठीक है। मोल कितने हुए इसके? मोल हुए, जो मास लिया है अपन ने 46 ग्राम, इसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल। एक मोल का जो मास होता है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, नंबर्स की तरह यूनिट्स भी कैंसिल होते हैं बेटा, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो कितने मोल हुए? 2 मोल। समझ आ गया? तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास whose unit is gram per mole will give you number of moles, ठीक है। अच्छा, मोल से तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इधर का n is equal to mass, given mass by molar mass। बड़ा M मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M स्मॉल m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपको मास चाहिए, ठीक है, तो मास अपन कैसे ऑब्टेन करेंगे? n इंटू m, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, ये अपन ने देखा था, ठीक है। अपन ने ये भी देखा था, अगर नंबर ऑफ आयंस दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखा है, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जैसे मैंने जनरल लिखा है नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है। इट कैन बी नंबर ऑफ आयंस, इट कैन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर अपन को नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखा है बच्चों, ठीक है, तो इससे अपन मोल कैसे बनाएंगे? जैसे अगर अपन को कोई दे देता 36 एप्पल्स, तो कितने मोल, मतलब कितने डजन हुए? डजन बनाने के लिए अपन क्या कर रहे थे? 12 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक इसी तरह से
यहाँ पर भी अपन मोल बनाने के लिए, वहां डजन के लिए क्योंकि 12 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ मोल बनाने के लिए अपन, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? एक मोल में कितने एंटिटीज होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। तो यहाँ मोल बनाने के लिए अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया सबको? जी सर। हाँ। जैसे अपन, जिस तरह से अपन डजन बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, नंबर से मोल बनाने के लिए अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। ये अपन ने पिछले हफ्ते पढ़ा था अंशिका, याद होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ आयंस को Na से डिवाइड कर दोगे तो मोल मिल जाएगा, और मोल से नंबर ऑब्टेन करना है। जैसे मैं बोलता हूँ 5 डजन एप्पल्स, तो हाउ मेनी एप्पल्स? तो आई वांट द नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये देखा था अपन, समझ आ गया? ठीक है। तो ये तो पिछले हफ्ते का रिकैप हो गया अदनान एंड अंशिका। अब बेटा अपन इस वीक का स्टार्ट करते हैं। इस वीक का मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम कनेक्शन प्रॉब्लम अंशिका वाज नॉट एबल टू अटेंड, ठीक है। तो इस वीक का अपन स्टार्ट करते हैं स्टोइकोमेट्री से। स्टोइकोमेट्री क्या है? बताओ बेटा, व्हाट इज स्टोइकोमेट्री? अंशिका, कैन यू आंसर? थोड़ा सा याद होगा आपको। What is stoichiometry? Like related to the element measured. It is related to the measure of. Yes, very good. Yes, Adnan, can you try? सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, है ना। देखो अपनी जो केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन रहेगी जैसे मीथेन है, मीथेन, और बैलेंस अपन कर देंगे केमिकल इक्वेशन को, मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन गैस। मीथेन को बर्न करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आती है CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो मान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है मीथेन का कंबशन शो करने वाला, आपने देख ही लिया, है ना। ये बहुत ही कॉमन इक्वेशन है, आप सभी लोग इसको जानते हैं, है ना। तो इस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बैलेंसिंग, विच यू नो, ठीक है। बैलेंसिंग किस लिए करते हैं अपन? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, एटम उतने के उतने ही रहेंगे। तो वी डू बैलेंसिंग बिकॉज वी वांट द नंबर ऑफ एटम सेम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे कार्बन का सिंगल एटम है, तो यहाँ पे भी कार्बन का सिंगल एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम है, 2 इधर 2 इधर, है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया था कि ऑक्सीजन के एटम्स भी टोटल 2 तो थे, 2 और हो जाए 4 हो जाए। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स है, इधर हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बैलेंसिंग, ठीक है। और बैलेंसिंग अपन करते हैं बिकॉज इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंजर्व, नंबर ऑफ एटम कंजर्व रहते हैं, जो एटम लेफ्ट हैंड साइड पे वो एटम राइट हैंड साइड पे, ठीक है। बट नॉट ओनली एटम्स आर कंजर्व, मास इज ऑल्सो कंजर्व, जिसको अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा आपने, है ना। तो मास भी कंजर्व्ड है। तो मास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास होगा टोटल गैसेस का मिलाकर, वही राइट हैंड साइड पे भी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और जब मासेस कंजर्व्ड है, सपोज अगर आपको किसी एक कंपाउंड का मास दे दिया जाए, मान लो मीथेन का अगर मैं मास आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि फॉर दिस मच मास ऑफ मीथेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, ऐसे पूछ सकता हूँ। या फिर अगर मैं मीथेन का आपको मोल दे दूं तो ऑक्सीजन का मास पूछ सकता हूँ, या वाइस वर्सा। या फिर जरूरी नहीं है कि मीथेन और ऑक्सीजन का ही पूछूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट का, बनने वाला प्रोडक्ट का भी मास पूछ सकता हूँ अंशिका बेटा,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बना, ठीक है, Yes, वाटर sir. कितने ग्राम बना, ठीक है। तो दीज, या फिर आपको, क्योंकि ये गैसेस है, आर मेजर इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। गैसेस को अपन वॉल्यूम से नापते हैं, कितना गैस लिया है, इतना इतना इतना, है ना। तो मैं आपसे वॉल्यूम के बारे में भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे कैलकुलेशन है, मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, ठीक है, या नंबर, नंबर अपन मोल से नाप रहे हैं, है ना, एक एक करके नहीं नाप रहे, मोल ऑफ, मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, मोल ऑफ reactant and product molecules participating in a chemical reaction, लिख लेना, measurement of mass, mole, ठीक है, मास का मेजरमेंट, मोल का मेजरमेंट, ठीक है, वॉल्यूम का मेजरमेंट, ठीक है, अगर गैसेस हैं तो, ऑफ मेजरमेंट ऑफ दीज थ्री थिंग्स ऑफ reactants and products participating in a balanced chemical equation, ये सब अपन स्टोइकोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्री जो है, ये आपका जो वर्ड है ग्रीक, उससे आया है, स्टोइकन और मीट्रॉन, ठीक है। स्टोइकन मींस होता है एलिमेंट ग्रीक में, और मीट्रॉन मींस मेजर। तो एक्चुअली इसके अंदर अपन मेजर कर रहे हैं, स्टोइकोमेट्री के अंदर वी आर डीलिंग विद द कैलकुलेशन, वी आर डीलिंग विद द मेजरमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्या मेजर कर रहे हैं अपन, अदनान, व्हाट वी आर मेजरिंग बेटा? So the mass, moles and volume of the reactant. हाँ, And ऑफ the द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, वेरी सर गुड। एक बार डेफिनेशन वापस बता देंगे, बेसिक वाली हाँ एकदम। हाँ, स्टोइकोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ masses, moles and volumes. Stoichiometry deals with the calculation of masses, moles and volumes of reactants and products, of reactants and products. थैंक यू सर। ठीक है, participating in a chemical reaction. सर स्टोइकिन का मतलब क्या था? स्टोइकिन का मतलब होता है एलिमेंट्स, ग्रीक के मेट्रॉन मेजर अंदर। होता है ना? हाँ हाँ, तो एलिमेंट्स को, और actually we are not only measuring the elements, we are measuring the compounds, we are measuring anything which is the part of a chemical reaction. Let me be very general, है ना। तो अंशिका, ये अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना, थोड़ा सा यू आर Yes, फेमिलियर sir. विद इट, ठीक है। तो अपन इसमें कुछ और ऐड करते हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको बेटा ये बताना चाहूंगा, देखो अपनी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आप सभी लोग बच्चे ध्यान रखो कि मोल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो तो बड़ा ही आसान है, ठीक है, बड़ा ही आसान है। मोल्स का रिलेशनशिप जो है, आप पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक है। एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे आप, उसके बाद CO2 + 2H2O, तो पहले तो सबसे पहला काम तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा करना है ना। उसके बाद आपको मोल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना है तो इट इज वेरी इजी। व्हाट यू विल डू, आप एक बार बैलेंस करके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे जरूर ध्यान दे लेना, चेक कर लेना कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, सबसे पहला ये ध्यान रखना कि मीथेन के जो मोल्स हैं, और डिवाइड कर दो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यहाँ पे अदनान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, मीथेन का कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है मतलब ये क्या है? 1. हाँ 1, वेरी गुड। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दो, मोल जो लिए हैं मीथेन के उसको 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वल टू लगा दो। इसी तरह से मोल जो लिए हैं ऑक्सीजन के, उसको बेटा 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और फिर इक्वल टू लगा दो। ऐसे हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हो आप,
मोल जो लिए हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, फिर से आप इक्वल टू लगा के किससे डिवाइड करोगे, 1 से। क्यों, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसी तरह से जो आपने मोल लिए हैं वाटर के, या बनेंगे, जो लिए क्या बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट है तो आई शुड से द मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म, इसको 2 से डिवाइड कर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये रिलेशनशिप आपका बन जाएगा, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ये रिलेशनशिप कैसे आया? ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, it is very easy my dear students how this relationship has come. ठीक है, it is very simple, even you yourself can correlate. देखो, मीथेन का 1 मोल है ना, और ऑक्सीजन के 2 मोल है, बट अदनान, क्या मीथेन का मोल और ऑक्सीजन के मोल आर दे इक्वल? नो, है ना सर दोनों का मास अलग होता है। मास अलग होता है, मोल भी यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, और यहाँ कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो 1 2 के बराबर तो नहीं होगा, बट आई हैव अ सिंपल ट्रिक। मैं 1 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, या करो मत, ऐसे बोलो, और अगर 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बोथ विल बिकम इक्वल। पहले तो एक 1 था एक 2 था, लेकिन जब मैं इन दोनों नंबर को इन्हीं नंबर से डिवाइड कर दूंगा, जो मोल्स है मीथेन के, उसको 1 से डिवाइड कर दूंगा, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, देयर शुड बी डबल ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर ये डबल है तो इनको बराबर करने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे x मोल्स है मीथेन का, ठीक है, अगर x मोल्स है तो इधर 2x होगा। इक्वेशन तो यही कहती है, अपनी इक्वेशन ने अपन ने पहले बैलेंस किया, यहाँ पे फिर से x मोल बना और यहाँ पे 2x बना। सबके मोल अलग अलग हैं, x 2x। अब x और 2x को बराबर करना है तो x को 1 से डिवाइड कर दो, 2x को 2 से कर दो, बोथ विल बिकम सेम। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास रिलेशनशिप आ जाएगा, कोई कितना भी मोल्स का रिलेशनशिप आ जाएगा। क्या ये समझ में आया अंशिका? यस सर। है ना, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो अदनान, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, ये बात वैलिड रहेगी। जैसे मैं और भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लिखता हूँ 11th क्लास में, अपन जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में आगे चलेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है, इस रिएक्शन को। और इसको आप अभी स्कूल खुल जाएंगे आपके, तो स्कूल में भी जाके प्रैक्टिकल लैब में करोगे आप, ठीक है। अभी काफी टाइम से स्कूल बंद है ना, तो यू मे हैव नॉट गॉट द चांस टू कैरी आउट द प्रैक्टिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन लिख रहा हूँ, है ना, लेकिन आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन है, वैसे ही बहुत इजी है रिएक्शन, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे ना 11th में रेडॉक्स रिएक्शन मेरे से, तो मैं बताऊंगा कि कितना इजी है, और आप इसको बहुत इजीली खुद ही मेरे से जल्दी करोगे आप, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है वैसे, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे इतना लेंदी रिएक्शन, ठीक है, ये कैसे होगा, ठीक है। ये देखो, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखती है, समझ आ गया? तो पोटेशियम परमैंगनेट देखा है आप लोगों ने अदनान, ऋषिका? सर असली में कभी नहीं देखा। अभी नहीं मैंने भी देखा? असली में कभी नहीं देखा, पर डायग्राम्स डायग्राम मतलब देखा है। वीडियोस में देखा है। हाँ हाँ, वीडियोस में देखा है। अगर आप खुद भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको ज्यादा स्किन से टच मत करना, स्किन खराब हो जाएगी आपकी, इट विल बर्न योर स्किन। उसको मेडिकल शॉप पे अगर आप जाओगे ना तो उसको लाल दवाई के तौर पे बोलते हैं कि लाल दवाई दे दो, है ना, तो दे विल गिव यू। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, तो वहाँ एक छोटा सा ऐसे पैन लगा रहता है, उसमें रेड कलर का सोल्यूशन होता है, और अपन को बोला जाता है कि आपके पैर जो हैं इसमें डिप कीजिएगा, फिर पूल में एंटर कीजिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब KMnO4 एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो अपन आगे चल के देखेंगे, वो बैक्टीरिया को किल करता है ना, और यही काम
इसीलिए ये मेडिकल शॉप पे भी मिल जाता है। आप इसको लेमन लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में लाल दवाई बोलोगे, रेड, बिकॉज इट इज रेड इन कलर, है ना, सोल्यूशन जो बन जाता है वो। ठीक है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन लग रहा है आपको, है ना। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट ही है, मैंने के नहीं लिखा, बस MnO4 माइनस लिख दिया। तो इसमें जो 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 भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, उनके मोल का रिलेशनशिप आपस में क्या होगा। देखो यहाँ पे इसके परमैंगनेट के 2 मोल्स हैं और इसके जो है 5 मोल है ना, ये कोई ये ऑक्सिलेट कहलाता है जो टमाटोज में मिलता है ना। तो 2 और 5 मोल्स आर नॉट इक्वल, ये तो जाहिर सी बात है, आपको दिख ही रहा है, दे आर नॉट इक्वल। बट वी कैन इक्वेट देम। हाउ वी कैन इक्वेट देम, बड़ा सिंपल सा ऊपर वाला ट्रिक लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस अंशिका है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो ट्वाइस है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट। ठीक है, C2O4 2 माइनस को ऑक्सिलेट कहते हैं, ये आगे बताऊंगा। इसको आप 5 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जो कि एसिड HCl से आता है, इसको 16 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn2 plus divided by 2 is equal to number of moles of CO2 divided by 10 is equal to number of moles of water divided by 8। तो ऐसे आपको किसी का भी मोल का रिलेशनशिप पूछा जाए अगर रिएक्शन में, जैसे मैंने मान लीजिए परमैंगनेट के MnO4 माइनस के मोल्स दे दिए और Mn2 प्लस के मोल्स पूछे हैं, तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज में लेंगे, बाकी सबको हटा दो, इसको इक्वेट करो। अगर मेरे को H प्लस के मोल्स और Mn2 प्लस के मोल्स का बीच का रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है, तो फिर मैं इन दोनों रिलेशनशिप्स को काम में लूंगा। समझ आया? तो इससे मेरा मोल का रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। ये मोल्स वो हैं जो मेरे को किसी केमिकल रिएक्शन में लेने चाहिए, किसी एक रिएक्टेंट के देखिए दूसरे के कितने लेने चाहिए, या प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो किसी एक का भी अगर आपको मोल मालूम पड़ गया तो आप बाकी सबके मोल कैलकुलेट कर लोगे, एंड दिस मेक्स अ लाइफ वेरी इजी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बड़ा आसान है, ठीक है, क्लियर? अंशिका, अदनान, Yes, sir. है ना। तो अब देखिए, अब इससे आप बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन मैं करा रहा था लेकिन पिछले दिन नेटवर्क इशू के कारण अपना हो नहीं पाया था, है ना। N2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, आपको देते हैं अमोनिया NH3, ठीक है। और अगर अपन को मोल्स दे दिए हाइड्रोजन के, ठीक है, 180 moles of hydrogen are given, लिख लेना क्वेश्चन। Completely with how many moles of N2 and how many moles of NH3 will be formed? अदनान, क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। बड़ा इजी है। अपने पास ये गिवन है 180 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, तो नाइट्रोजन के कितने मोल मेरे को चाहिए, ठीक है, इसको पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए, और अमोनिया के कितने मोल फॉर्म होंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन?
Yes, sir. यहाँ लिख देता हूँ मैं N2 plus 3H2 gives 2NH3। आप जब तक करके आंसर बताइए मेरे को। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 पूछे हैं आपसे, कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 पूछे हैं आपसे, कितने होंगे? ठीक है, रिलेशनशिप, chemical equation, first of all, first check whether the equation is balanced or not. It is balanced क्योंकि दोनों तरफ एनकेम एटम 2 एटम है, हाइड्रोजन के एटम 6 एटम्स है। इट इज बैलेंस्ड है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिल्कुल सही है। तो अब रिलेशनशिप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। ठीक है, एक पावर कट हो गया है, जस्ट थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 is equal to number of mole of NH3 divided by 2। समझ में आ गया सबके? ये रिलेशनशिप अपन को केमिकल इक्वेशन से मिला है। ठीक है, अब अपन इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पुट कर देंगे। एक बार नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पुट किया तो अपन को नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 और नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आ जाएंगे। तो जल्दी से कीजिए इसको। क्या आंसर आ रहा है अंशिका बेटा? सब 120 for NH3। NH3 का आंसर आ रहा है 120। देखते हैं, 180 by 3 is equal to number of mole of NH3 by 2 is equal to number of mole of N2 by 1। हाँ, तो NH3 का आंसर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो गया है, तो 3 6 18 60 है, 60 into 2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 जो होंगे इज इक्वल टू 120। समझ में आ गया अदनान? जी सर। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने बनेंगे? सर 60। 60 हाँ 60 बनेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर कोई पूछता है मास कितना कंज्यूम होगा इसमें, NH3 का मास कितना, फाइंड द मास ऑफ NH3। मास ऑफ NH3। ठीक है, अब देखो मोल का सर, रिलेशनशिप आ गया मोलर ना। मास और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। मास ऑफ N2 कितना होगा? ठीक है, तो जैसा कि अपन जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो 120 NH3 के लिए लिख रहा हूं मैं, NH3 के लिए 120 इज इक्वल टू, मास तो पूछा है अपने से, मोलर मास NH3 का कितना होता है? अदनान बताओ, अंशिका, NH3 का मोलर मास कितना होगा? ध्यान आ रहा है बच्चों? NH3 का मोलर मास सर 17। हाँ 17 होगा।
देखो नाइट्रोजन का होता है 14, है ना, और हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 तो 17 होगा। ठीक है, तो मास ऑफ NH3 कितना आया, 120 इंटू 17। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, और कितना होगा ये बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को, कौन बताएगा? किसका कैलकुलेशन फास्ट है? सर 2040। हाँ हाँ 2040, ठीक है। हाँ तो सर ये यहाँ पे ग्राम्स होगा। हाँ ग्राम होगा बेटा, ये ग्राम में लिया है ना आपने, जी सर। और ये भी ग्राम पर मोल होता है ना, मोलर मास, तो ये सब कुछ ग्राम में ही चलेगा। तो ये आएगा 2040 ग्राम्स, समझ गए? ठीक है, और केजी में आएगा कितना, 2.04 kgs। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से मास ऑफ नाइट्रोजन कितना चाहिए रहेगा रिएक्शन में, इतना इतना बन जाएगा आपका, है ना, इतना NH3 मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हेबर प्रोसेस। ठीक है, हेबर प्रोसेस कहा जाता है इसको, समझ आ रहा है, जिससे NH3 फॉर्म होता है। अब N2 कितना बनेगा बताओ मेरे को, मास ऑफ N2, यही अप्रोच लगाओ N2 पे। N2 कितना फॉर्म होगा, N2 का मोलर मास कितना है, 14 + 14 28। सर नाइट्रोजन, 3360। हाँ नाइट्रोजन एटम का है कितना, 14। N2 का कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कहलाता है एक एटम का, है ना, क्योंकि उसमें 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके 2 नाइट्रोजन एटम है, तो 28 होगा इसका ग्राम पर मोल, मोलर मास है तो पर मोल के हिसाब से बोलते हैं, ग्राम पर मोल, है ना। हाँ बेटा, तो कितना आंसर आ रहा है, 60 इंटू कितना आएगा 60, तो इसके मोल्स हैं, इंटू 28 कितना आया, अंशिका कितना बता रहे हो आप? सर इसमें हम 120 से नहीं करेंगे इनटू। मोल्स ऑफ N2 कितने हैं अपने पास? सर 1680 ग्राम्स। देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ N2 कितने आए थे ये बताओ। सर 60। हाँ मोल्स ऑफ N2 ये 1 से मल्टीप्लाई किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 आए थे। तो 60 मोल, ये 1 मोल का मास है बेटा, है ना, ग्राम पर मोल, तो 60 मोल्स का कितना होगा, 60 इंटू 28। तो अदनान कितना आ रहा है? 1680 ग्राम्स। हाँ 1680 ग्राम्स, समझ आया? तो जिसका मास चाहिए अपन उसके मोल से मल्टीप्लाई करें। तो पहले तो अपन ने मोल का रिलेशनशिप निकाल लिया, है ना, और एक बार मोल का रिलेशनशिप आ गया अपने पास, तो फिर अपन ने उसको मास का रिलेशनशिप में बदल लिया। ठीक है, तो इससे अपनी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, और ये बहुत काम में आता है इंडस्ट्रियली, है ना, आप जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा कि पता लग जाता है कि इसका मास इतना है तो इसका मास कितना चाहिए, दूसरे का मास कितना चाहिए, तो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया, आई होप, बिल्कुल कर लोगे जी कॉन्फिडेंटली, सर आ गया समझ में। है जी ना। सर। कुछ और करते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है, और इससे आप इजीली कर सकते हो सारे कैलकुलेशन, बहुत इजी है ये, बड़ा ही सिंपल है और बहुत इजी है। जैसे ऑक्टेन है, ऑक्टेन होता है C8H18। ठीक है, ऑक्टेन को मैंने बर्न किया, ऑक्टेन अपने इसमें होता है, पेट्रोल और इन सब में फ्यूल्स में होता है, इसको भी अपन बर्न करते हैं जैसे मीथेन की तरह। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो इट इज योर ड्यूटी टू, कई बार तो इक्वेशन दी भी नहीं रहती, जैसे अगर मेरे को इक्वेशन नहीं दी गई है तो मेरे को सिर्फ ऐसा दिया रहेगा कि ऑक्टेन अंडरगो कंप्लीट कंबशन, कंबशन बर्न हो रही है ऑक्टेन, है ना, तो मेरे को ऑक्सीजन के साथ उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि ऑक्टेन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके बर्न होके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। पहले तो इक्वेशन लिखूंगा मैं, फिर बैलेंस करूंगा। ठीक है, मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ आपको, 16 CO2 है प्लस 18 H2O है, तो बैलेंस करके मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर बैलेंस नहीं किए हो तो इट इज योर ड्यूटी टू चेक इट। एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, ठीक है, फिर अपन मोल का रिलेशनशिप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया स्टोइकोमेट्री का। बिल्कुल स्टोइकोमेट्री की चाबी है वो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की चाबी की, टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। मोल का रिलेशनशिप लिख डालो, है ना। अब जैसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड विद 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। हाउ मेनी moles of CO2 will be formed with CO2 के कितने मोल बनेंगे, है ना, 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। हाँ बेटा, अब करो इसको। अंशिका, अदनान, सबसे पहले रिलेशनशिप लिखो मोल का, ठीक है, फिर बताओ मेरे को। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर, कर रहा हूँ। वेरी गुड। ऑक्टेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स का रिलेशनशिप चाहिए अपन को, अंशिका, ठीक है। ये ऑक्टेन है, C8H है। Sir, 9.37. कितना आ रहा है? 9.37. 9.37 में नॉट बी द आंसर। वापस से चेक करते हैं अपन। देखो, अपन को रिलेशनशिप अंशिका बेटा चाहिए ऑक्टेन के मोल के बीच में, बैलेंस है ना। देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 36, 18 टू द 36। कार्बन कितने हैं? 8 टू द 16। राइट हैंड साइड पे 16 कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंसिंग चेक कर लो, है ना। एक बार बैलेंसिंग कंप्लीट है, करेक्ट है, तो वी कैन गो एट विद दिस इक्वेशन। इससे तो मोल ऑफ ऑक्टेन लिखा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। और किसका चाहिए अपन को रिलेशनशिप? अदनान, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा रिलेशनशिप लिखने की जरूरत नहीं है, जिस जिस स्पीसीज की बात चल रही है उनके मोल आप लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बाय 16। हाँ, आंसर क्या? आंसर क्या है बता रहे हो? 6। हाँ 6 है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अंशिका कहाँ बेटा, कहाँ मिस्टेक हो गई? सर, मैंने गलती से ऑक्सीजन के साथ कर दिया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, फिर ठीक है। हाँ तो मतलब मुझे पता था कि कोई, ठीक है, कंसेप्ट तो पता है, सिली मिस्टेक हुई होगी। तो ये भी ध्यान रखना है अपन को। देखो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा होता है बेटा ये, है ना। ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। रिलेशनशिप लिखते टाइम बहुत ध्यान रखें, है ना। तो काफी सारी अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन, अपन को ऑक्टेन के मोल दिए हैं 0.75, है ना। और यहाँ से 2 तो कैंसिल हो ही चुका है। इसको 8 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, इंटू 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कितना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 6। इसका आंसर आएगा 6।
तो आई होप क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, है ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन और कि इतने मोल इसके तो इतने मोल इसके, इतने मोल इसके तो इतने मोल इसके, यूनिटरी मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन चक्कर क्या होता है कि वो बहुत हैपजर्ड हो जाता है ना, और काफी मतलब गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके ऊपर टेंशन बढ़ जाती है। अननेसेसरी काय को टेंशन ले, अपना इतना अच्छा रिलेशनशिप है, वैल्यू रखो मोल की और बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना, ये है इथेन के कंबशन के बारे में। इथेन तो अपन जानते ही हैं, C2H6 होता है इथेन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल पढ़ेंगे बिल्कुल। 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ना, और ये बर्न हो रहा है, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिल रहे हैं। चेक कर लेना बैलेंसिंग सही है कि नहीं है, जल्दी से कोई चेक, है ना, खुद ही अपन कर सकते हैं। जैसे कार्बन के एटम 4 हैं इधर लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे भी 4 हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 14, 7 टू द 14। इधर कितने ऑक्सीजन के एटम? 4 टू द 8, 8 प्लस 6 14, है ना। एक क्विक चेक करना बहुत जरूरी है ना, हो सकता है मैं गलत लिख दूं कोई कोफिशिएंट, आप पहले आगे प्रोसीड करने से पहले इट इज आवर ड्यूटी टू चेक। So this equation represent the combustion of ethane, just like the equation earlier which I have written in the previous question, which represented the combustion of octane, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मास का पूछा, मैंने मोल नहीं पूछा आपसे कि मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 18 ग्राम ऑफ ethane, फाइंड mass of oxygen required to combine with 18 grams of ethane। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जाना आपको उसी रास्ते से जो मैंने बताया था। केमिकल इक्वेशन मास का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करती है। ये जो कोफिशिएंट्स है ना बेटा, ये मास के बारे में अपन को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये जो कोफिशिएंट्स है अदनान बेटा, they are giving us the relationship between the moles। तो अंशिका, सबसे पहले we will write the relationship between the moles, ठीक है। then we will convert that relationship into mass, and that's how we can solve the problem। समझ आ रहा है क्वेश्चन? जी सर। तो आई होप कर लोगे बिल्कुल। अंशिका बेटा, स्टार्ट कर दिया? Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट। पूरा रिलेशनशिप लिखने का भी जरूरत नहीं है, जिस जिसके बीच में पूछा है उसकी बात करेंगे अपन। अपन को पूछा है इथेन का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट मास में रिलेशनशिप मत लिखो, पहले मोल में लिख लो। एक बार मोल का रिलेशनशिप आ जाएगा, फिर अपन मास का रिलेशनशिप कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड किया किससे? किससे डिवाइड करूं मैं, कौन बताएगा मेरे को? बताओ, अंशिका अदनान जल्दी से बताओ। और किससे सर divide? सर मैंने निकाली।
ठीक है, आंसर भी निकाल लिया। और मतलब पक्का नहीं सही है नहीं 5.14 कितना आंसर आ रहा है? 5.14 5.14। अंशिका आपका क्या आ रहा है? अंशिका व्हाट यू आर गेटिंग? सर क्या पूछ रहे हो आप? आंसर कितना आ रहा है आपका? मैं पूछ रहा हूँ आंसर कितना आ रहा है। सिर्फ 5.14 में से वो नहीं अप्रोक्स डेसिमल और जाएंगे। कुछ छोटा सा सिली मिस्टेक हुआ है। अंशिका आपका कितना आ रहा है आंसर? अंशिका बेटा सर मैंने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, चलो करो पहले जल्दी से। अदनान वापस से चेक करो, क्रॉस चेक करो एक बार। सबसे पहला रिलेशनशिप तो ये है। और इससे अपन चेक, क्या ये सही है? हाँ सर ये तो सही है। चलो वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप तो हो गया अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इनका मोलर मास निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपन को मास मोल निकालने के लिए मोलर मास तो चाहिए। तो C2H6 का मोलर मास कितना होगा? इथेन का मोलर मास कितना होगा? बताओ बच्चों, कितना निकाला? कार्बन का होता है 12, तो 12 दो कार्बन है तो 12 टू द 24 प्लस 6। शुरू शुरू में बहुत गलती होगी मोलर मास में, है ना, लेकिन इसकी टेंशन अपन को नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। तो इसका मोलर मास कितना आया बच्चों? 30 ग्राम पर मोल आया। किसका? इथेन का। 12 टू द 24 प्लस 6, सर 30 मेरा ग्राम पर। 67 पॉइंट। वेरी गुड, 67.2 आंसर आ रहा है ना। ठीक है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? ये तो पता ही है, 16 टू द 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब अपन को मोल को मास में बदलना है। तो मास ऑफ C2H6 बाय मोलर मास, है ना। मोलर मास कितना लिखूं? मोलर मास कितना लिखूं? 30। समझ आया अब? हाँ, अपन ने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे 2 तो पहले से ही था अपने पास, है ना। और यहाँ पे मोल जो है ऑक्सीजन के कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन जो लिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन जो अपन ने रिएक्शन में कंज्यूम होगा, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास 32, है ना। मोल आ गए 7 तो पहले से ही था, है ना। तो ये रिलेशनशिप आ गया अपना। अब अपन बेटा इसमें पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 18। ठीक है अंशिका, ऐसे ही किया है। यस सर। हाँ, तो मास ऑफ, वेरी गुड, मास ऑफ ऑक्सीजन जो है कितना आएगा? यहाँ पे 18 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अदनान ये 32 और 7 भी ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे है 30 × 2। क्लियर? तो 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, नीचे आ गया 10, 10 तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, है ना। और 32 × 14, 32 × 14 कितना? 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, है ना। और ये 32 आया, तो 8 4 4। समझ आ रहा है? ठीक है, सॉरी 14 क्या, 21 सर करना 32 पड़ेगा। into 14 मैंने गलती कर दिया, 32 × 21 करना पड़ेगा। 14 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 7 3 ज़ा 21 होता है ना, टेबल भूल गया। हाँ, 32 × 21 करना पड़ेगा। 32 आ गया, इसको काटो यहाँ से, है ना। और यहाँ पे कितना आया? 64, है ना। तो 2 7 6 6 72 आया।
डिवाइड बाय 10 तो 67.2 ग्राम आंसर आ गया अपना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका भी है, लेकिन बड़ा सिंपल है। अब इसमें लोग पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाते हैं कि इसके मोल दिए तो इसके इतने होंगे, मास इतना, कंफ्यूजन हो जाता है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कंफ्यूजन ज्यादा अपन को कंफ्यूज नहीं सर होना। मेरा हुआ क्या ना, मैंने बहुत चीज हाँ, कहाँ पे गलती हो गई थी अदनान? अरे सर मैंने निकाला ही कुछ और था मैंने। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो शुरू शुरू में तो गलतियां होती हैं, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया। अंशिका ने भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक नई बात, ये है परसेंटेज यील्ड की। यील्ड के बारे में बात बताता हूँ। अभी यील्ड क्या होती है, कौन बताएगा मेरे को? अंशिका, अदनान, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। दिस यील्ड इज नॉर्मल टर्म आल्सो, कॉमन इंग्लिश का टर्म भी है अपना। तो परसेंटेज यील्ड मेरे को कौन बताएगा क्या होता है? बताओ भाई, जल्दी से। सर यील्ड तो वो होता है जितना मतलब जितना बनता है, यील्ड वो रहता है। हाँ देखो, परसेंटेज यील्ड नहीं बनता। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है अपनी। जैसे मान लो कोई फार्मर है, कोई फार्मर 100 kg सीड लाया, ठीक है, 100 kg सीड लेके आया वीट के, उसने जमीन में उगा दिए, है ना। और उसने सोचा कि देखो मेरे को 100 kg अगर मैं गेहूं उगाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा 10,000 kg मिलेगा, क्योंकि हर प्लांट में बहुत सारे सीड्स निकलेंगे फिर से, है ना। लेकिन क्या इतना मिलता है हमेशा? उम्मीद तो ये थी कि 100 kg से 10,000 kg मिलेगा। 100 kg से 10,000 kg की उम्मीद थी अपने पास कि इतना वीट प्रोड्यूस्ड होगा। वीट प्रोडक्शन expected from the quantity of the seeds which I have taken, ठीक है। 10,000 kg wheat production is expected, ठीक है, कैलकुलेशन। लेकिन क्या इतना मिलता है? हमेशा कम ही मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि काफी सारा वीट तो खराब हो जाता है ना, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है ना, बर्ड्स खा जाती हैं बहुत सारे सीड्स को, है ना। जानते हैं कि नहीं जानते अपन? और काफी हद तक क्या होता है, कई बार मौसम खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेन हो जाती है या बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, तो जिससे काफी सारे वीट के प्लांट्स मर जाते हैं ना। तो एक्सपेक्टेड, मेरे को सोचा मैंने कि मेरे को 10,000 kg वीट प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन आ, हुआ कितना? 9,000 kg wheat is actually produced. Why there is a gap of 1,000 kgs? Because of losses due to weather, ठीक है, ड्यू टू बर्ड्स, ड्यू टू इंसेक्ट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा यील्ड कितना आएगा? यील्ड मेरा कैलकुलेट करते हैं जितना मिला
ठीक है, मास या मोल से कैलकुलेट कर सकते हो। मोल है तो मोल से कैलकुलेट करोगे, या मास है तो मास से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक्चुअल मास या मोल्स, या मास में ही लिख देता हूं मैं आपके लिए, है ना, मोल्स को मास में बदल लेंगे अपन, है ना। एक्चुअल मास obtained, इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्चुअल मास obtained डिवाइडेड बाय जो एक्सपेक्टेड था, उम्मीद कितनी थी अपन को, मास या मोल भी लिख सकते हो, या एस्टिमेट जो अपन ने किया था, एक्सपेक्टेड मास, या इसको कहते हैं थ्योरेटिकल, एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब जो अपन ने कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट किया था। एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल मास, तो जो अपन ने सोचा था मिला अपन को कम, वो न्यूमरेटर में रखना है, एक्चुअल मास ऑब्टेन्ड इनटू 100%, ये अपनी यील्ड कहलाती है। जैसे अगर किसी फार्मर ने अपने फील्ड में वीट उगाया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10,000 केजी वीट का प्रोडक्शन होना चाहिए इस साल, लेकिन हुआ 9,000 केजी, क्योंकि ड्यू टू 1,000 केजी इज द लॉस ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ड्यू टू अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, ड्यू टू अटैक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, लॉसेस हो गए 1,000 केजी के, तो परसेंटेज यील्ड कितना आया, परसेंटेज यील्ड आया 9,000 जो मिला अपन को, डिवाइडेड बाय जितना उम्मीद थी, जितना कैलकुलेट किया था 10,000, है ना, केजी एस्टिमेट था मेरा, इनटू 100। अदनान समझ में आ गया बेटा? अंशिका? जी सर। Yes, sir. तो कितना परसेंट यील्ड आया? 90%। ठीक है, तो ऐसे ही अपन केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक तो रिएक्टेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड मास ऑफ द प्रोडक्ट, उम्मीद की जाती है कि इतना मिलना चाहिए था, प्रोडक्ट इतना मिलना चाहिए था, लेकिन हमेशा उतना नहीं मिलता है ना, उससे कम ही मिलता है। उसका रीजन होता है बेटा कि काफी सारा जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, कई बार रिएक्शन पूरा नहीं होता है ना, कई बार रिएक्शन होने के साथ साथ कुछ और बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, जो अपने लिए वेस्टेज होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, ये इंडस्ट्री में अपन खूब देखते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो वो अपने किसी काम के नहीं होते हैं, या अपना रिएक्शन कई बार अधूरा ही रह जाता है, पूरा हुआ ही नहीं, और वो ऐसा इसलिए होता है कि टेम्परेचर या प्रेशर कुछ उसको प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो अपन को जितनी उम्मीद थी कि इतना केजीज मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। तो जितना मास मिला डिवाइडेड बाय जो उम्मीद के मुताबिक थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था इनटू 100, ये परसेंटेज यील्ड होता है। तो यील्ड का कंसेप्ट तो आई होप समझ में आ गया है आप दोनों को, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सबको दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, इट इज वेरी गुड दैट यू पीपल आर गेटिंग इट वेरी क्विकली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये देखो ये रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्शन में आपको 12th में पढ़ाऊंगा। इसमें आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं, और जिससे ये आयरन में बदल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये आयरन मिल रहा है मेरे को, और एक्चुअली आयरन ऐसे ही मिलता है ना। ये भी आप 12th में, आपने मेटलर्जी तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेटलर्जी चैप्टर है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पढ़ा है अदनान? सर क्या 10th में? हाँ,
सर मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्सट्रैक्ट हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। आए सर एग्जाम में नहीं आया वो। हाँ वो तो एग्जाम वो में कट गया था। हाँ कट गया था, मेरे को मैंने ध्यान स्ट्रिक्टली है। सिलेबस पे पढ़ा था मुझे। हाँ तो ऐसे अभी पढ़ोगे आगे 12th में, ये इस तरह से मिलता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसी पे अपने सारे स्टील प्लांट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अपने इतने सारे स्टील प्लांट हैं। इंडिया इज वेरी रिच इन आयरन ओर, पता है आपको? अगर आप जी गोवा सर। जाओ, हाँ गोवा जाओगे, कर्नाटक जाओगे, है ना, कोस्टल एरिया आंध्रा जाओ, उधर जाओगे, विशाखापट्टनम जाओगे, उधर मिट्टी बिल्कुल लाल कलर की है, ठीक है, रेड कलर की मिट्टी। एक्चुअली जो सैंड है वो उसमें आयरन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आयरन और बहुत निकलता है। और अपने जो स्टील प्लांट है वो इसी रिएक्शन से आयरन बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो रिएक्शन तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ, ये रिएक्शन है जिसमें आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड गिव्स आयरन एंड CO2, ठीक है। आयरन का मास भी दे देता हूँ मैं आपको। आयरन का मास है 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, रिएक्शन ऑफ 480 grams of Fe2O3, ठीक है, with CO yields 252 grams of iron. Calculate the percentage yield. क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया? अंशिका, नदनान? जी यस सर। सर। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो 250 ग्राम है, ये जो उम्मीद थी अपन को 480 ग्राम लेने पर, है ना, उससे कम मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा या उतना ही मिलेगा? ये 250 ग्राम जो आयरन मिल रहा है मेरे को, ये 480 Fe2O3 लेने पे जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है? सर उससे कम मिल रहा है। हाँ, उससे कम मिल रहा है, हमेशा ऐसा होता है। इवन अपने साथ भी होता है। अपन इतनी मेहनत करते हैं ना, अपन सोचते हैं अपना ये रैंक आएगा, है ना, उससे कम ही आता है, ठीक है। लेकिन अपन को मेहनत और ज्यादा करनी चाहिए, है ना, जो अपना थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए, जिससे अपन को उम्मीद से अच्छा रैंक आया। अपन तो और करते रहते हैं, एफर्ट्स लगाते रहते हैं ना। तो ये जो आयरन मिल रहा है उम्मीद से कम ही मिल रहा होगा, है ना, तो इसलिए परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट, क्योंकि रिएक्शन कभी पूरे नहीं होते। रिएक्शन दिखा रखा है आपको, ये पूरा नहीं हो रहा होगा, इसमें कुछ गड़बड़ भी होगी, काफी सारा रिएक्शन अधूरा रह गया, है ना, तो इस कारण से आयरन जो है मेरे को पूरा नहीं मिल पाया, ठीक है। तो this is the mass of the iron which is actually obtained. Mass of iron obtained is equal to 252 grams, है ना। अब पहले तो आप ये निकालो कि मिलना कितना चाहिए था। अब मिलना कितना चाहिए था, इसके लिए अपन को स्टोइकोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। अपन को इन दोनों का, क्योंकि इसका मास दे रखा है और इसका मास कितना मिलना चाहिए वो पता लगाना पड़ेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो एंड एज यू हैव लर्न वेरी क्विकली, कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ये मास का रिलेशनशिप नहीं बता रही है, तो मोल का रिलेशनशिप बता रही है। और अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब आप मोल का रिलेशनशिप भी जल्दी से लिख सकते हैं कि मोल ऑफ Fe2O3 अपॉन 1 इज इक्वल टू
मोल ऑफ एन लिखूंगा मैं, मोल ऑफ Fe बाय 2। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? इसका मोल को 1 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मेरे को तो मास चाहिए, तो मास भी इजीली आसानी से, तो मास ऑफ Fe2O3 बाय मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना है अंशिका, निकाला क्या Fe2O3 का मोलर मास? 56 इंटू 2, क्योंकि 2 तो आयरन एटम है इसमें, तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 11 है ना, और प्लस 16 3 जा 48। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 इंटू 3 48। तो ये कितना हुआ? 160 हुआ इसका मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे मोल है, इस मोल को अपन मास बाय मोलर मास लिखते हैं। ये 1 तो पहले से ही था, है ना। यहाँ पे मोल आयरन के हैं, इसका आयरन का मास, ठीक है, बाय मोलर मास लिखते हैं। कितना मोलर मास है आयरन का अंशिका? सर 55। 56। वेरी क्लोज टू द आंसर, 56 इंटू 2। ठीक है, अब अपन को, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्यों है? क्योंकि अपन तो कैलकुलेट, ये सब थ्योरी में चल रही है बातें, है ना, कैलकुलेट जो कर रहे हैं। यहाँ पे अपन कितना वैल्यू रख देंगे अदनान, मास ऑफ Fe2O3 में कितना दे रखा है क्वेश्चन में? सर 480। हाँ 480 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ 480 रख दूंगा। ठीक है, तो मास थ्योरेटिकल मास ऑफ आयरन जो मेरा आ रहा है, देखो ये है ना, इसको मैं 56 इंटू 2 को तो इधर ले जाता हूँ ऊपर, 56 इंटू 2 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 160, समझ गए, इंटू 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और 16 3 जा 48। ठीक सर है, 260 आ जाएगा। हाँ ये कितना आया, 6, कितना आ रहा है 56 इंटू 6 कितना आ रहा है? हाँ 5 6 336 आ रहा है। अंशिका कितना आ रहा है बताओ, अदनान कितना आ रहा है बताओ। अंशिका कितना आया देखो, 56 इंटू 6 सर करोगे ना? 336। हाँ 336 आ रहा है। ठीक है, ये करके देखो, 6 आया 33 336 आ रहा है ना। तो मास ऑफ आयरन, तो एक्चुअली तो ये कहानी ये है कि इतना बन रहा है मेरे को, है ना। और थ्योरेटिकल, इस हिसाब से मैंने थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेट किया कि इस हिसाब से थ्योरेटिकल यील्ड जो है, थ्योरेटिकल मास ऑफ आयरन जो मेरे को मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था 336 ग्राम मिलना चाहिए था। मिल इतना सही रहा है 252। तो परसेंटेज यील्ड, अच्छा कभी यील्ड 100 से ज्यादा हो सकती है क्या? 110% हो सकती है क्या बच्चों? सर नहीं, हाँ नहीं हो सकती। क्योंकि तो क्या बोलते हैं, हो ही नहीं सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। कमी आएगी, और अगर ऐसे 100 से ज्यादा आने लग जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए अपना तो, है ना। तो कितने परसेंट आ रहा है मेरे को जल्दी से बताओ। सर 75। हाँ वेरी गुड, 75% यील्ड आ रही है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने स्टील प्लांट में इसी तरह से यील्ड कैलकुलेट की जाती है। इंडिया में इतने सारे स्टील प्लांट हैं, उसमें इसी तरह से यील्ड निकाली जाएगी आयरन, समझ गए। So now you people can do the calculations very quickly.
ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तो समझ में आया, यील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, Yes, sir. क्लियर? तो और अगर कोई पूछता 90% यील्ड से कितना मिलता, तो 336 100% यील्ड के साथ है, तो 90% मतलब इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करें। समझ आ रहा है? थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये 100% के साथ होती है। थ्योरेटिकल मतलब जो कैलकुलेट किया 100% मानते हुए, तो बोलेगा 90% यील्ड होती तो कितना मिलता, है ना। तो बड़ा आसान है, इसका 90% निकाल लो, 0.9 है ना, 90/100 0.9 कर दो इसका, वो आ जाएगा विद 90% यील्ड का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सर एक तो वो आर तो आपने क्वेश्चन लिखा है आर एक्स आर, क्या हुआ, तुम्हारी वॉइस सॉरी ब्रेक? हाँ बताओ जो बताओ। क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर आर इनटू एन। वापस से वॉइस थोड़ा सा वो, हेलो अभी आ रही है सर? हाँ रुको मैं कैमरा बंद करता हूँ, आप बताओ। जो क्वेश्चन में जो सेकंड वर्ड है आर इनटू एन, उसमें आर क्या है? अच्छा, आर क्या है कहाँ पर? क्वेश्चन के सेकंड वर्ड में। हम्म, ये बात कर रहे हो एन की? एन से पहले जो लिखा हुआ है, ये तो Fe2O3 है, मोल्स इस रिलेशनशिप का। हाँ उससे पहले जो लिखा हुआ है, हाँ वही। ये ऊपर, नहीं नहीं नहीं, जो क्वेश्चन के जब दो के बाद जो लिखा है, अच्छा क्वेश्चन के देखो, अंदर रिएक्शन, ये रिएक्शन विद CO yields 252 ग्राम और कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल लिखा है तो मास लिखा है। फिर पहले का पूछो, मतलब 480 ग्राम से पहले का लिखा क्या, वो समझ नहीं आ रहा नहीं ये अच्छा था, रिएक्शन है। रिएक्शन है तो हाँ अच्छा शॉर्ट रिएक्शन, फॉर्म, हाँ हाँ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट पता नहीं फॉर्म में था लिखा मुझे, है। तो कंफ्यूज हो गया नहीं नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, काफी सारे शॉर्ट फॉर्म की मेरी आदत पड़ गई है जी ना, जी। और मेरे लिए ऑब्वियस है। ठीक है, अच्छा एक बात, अच्छा बहुत अच्छा याद दिलाई आपने अदनान और अंशिका, मेरी बात सुनो Yes, sir. बहुत ध्यान से। देखो अपन को यहाँ क्या होता है कि खूब सारा लिखना पड़ता है ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो समटाइम्स आई हैव अ हैबिट, जैसा कि अभी अदनान ने पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, आई हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग शॉर्टकट्स। ठीक है, वो पड़ जाती है क्योंकि इतना सारा लिखना है, ताकि समय बचाने के लिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर कर सकूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप स्कूल के एग्जाम्स में लिख रहे हो, है ना, क्योंकि बोर्ड भी देना, बोर्ड में परसेंटेज भी अच्छा चाहिए अपन को, नेवर यूज शॉर्टकट्स। इट इज बिकॉज क्योंकि वहां पे जो टीचर्स है ना, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट्स। IIT की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट टीचर समझते हैं ये शॉर्टकट बहुत कॉमन है, काफी लोग काम में लेते हैं, बट योर स्कूल टीचर मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट यू हैव रिटन। तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि अपन ने सब कुछ सही सही लिखा है, लेकिन स्कूल के टीचर तो बहाना ढूंढते हैं कई बार नंबर काटने का, तो वो नंबर काट जाते हैं अपने। समझ आया कि ये पता नहीं क्लियरली नहीं लिखा, या इस स्टेप के नंबर कट गए। तो जैसा कि अदनान ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे अपन शॉर्टकट काम में ले रहे हैं, जैसे कई बार मैं ऐसा करूंगा, देखो इंक्रीज को ऐसे लिख दूंगा, डिक्रीज को ऐसे लिख दूंगा, है ना, क्योंकि टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मेरे को कई बार कई चीजें डिटेल में करानी पड़ती हैं, अपन डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में आपकी भी आदत पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप स्कूल के एग्जाम में या स्कूल की नोटबुक में ऐसा लिख के आ गए एग्जाम में, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। समझ आया? तो ये बात जरूर ध्यान रखना, है ना, कि बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग योर स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि अपना पर्पस ये है कि अपन सब जगह सक्सेसफुल है, अपना ये पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ अपन क्वेश्चन कर लें और बस।
स्कूल में भी यू शुड गेट द बेस्ट मार्क्स, ठीक है, एंड यू शुड गेट द बेस्ट रैंक इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट या जेई, जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ स्कूल में इट इज डोंट यूज सच शॉर्टकट्स, ठीक है, समझ आ गया, पूरा पूरा लिखना है ना। Yes, अब sir. जी सर। हाँ, तो ये जी बात सर। जरूर ध्यान रखना, मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, क्योंकि कई टीचर्स बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ये मार्क्स कट गए या स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं, वो इसी फिर मैं डिस्कस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि सब कुछ आते हुए भी कुछ मार्क्स क्यों कट गए, वो सब कुछ लिखने के बाद भी मार्क्स कट गए हैं, वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज शॉर्टकट्स। तो कई बार अवॉइड यूजिंग शॉर्टकट व्हाइल राइटिंग थ्योरी एग्जामिनेशन, ठीक है, ये अपना की पॉइंट है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर हाँ, आप एक बार एक सेकंड किसी दिखा सकते हैं? पीछे वाला दिखाना है, पिछले से पीछे। पिछले से पिछले वाला, एक सेकंड में बताओ कहाँ पर है। ये वाला, सर इससे पिछले वाला। ये ये। थैंक यू सर। ठीक है। जी थैंक यू सर। फिर अपन आगे चलते हैं। अब आगे अपन बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होता है ये कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट? बता सकते हो आप? सर मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, नहीं पता, अपन सीखेंगे। हाँ, अंशिका कुछ पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बोला है? No, sir. हाँ, ये बहुत ही आसान चीज है ये भी, है ना। देखो ऐसा है कि मान लीजिए अपने पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, जिसमें कार्स बन रही हैं, असेंबली लाइन होती है ना, और कार क्या है, असेंबली लाइन पे मूव करती है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो कार का बॉडी फ्रेम है ना, और इस बॉडी फ्रेम को कितने टायर्स लगेंगे तब जाके कार मेरे को मिलेगी, बता सकते हो आप कितने टायर लगेंगे? Sir, 4. हाँ, 4 टायर्स लग जाएंगे तो कार विल बी कंप्लीट, है ना, इट इज रेडी टू रोल आउट फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ये बॉडी फ्रेम है, ठीक है। तो ये इससे मेरी कार कंप्लीट हो गई, व्हील्स लगने के बाद आई कैन ड्राइव इट, आई कैन टेक इट वेर एवर आई वांट, ठीक है, और ये कार प्लांट से निकल जाएगी। अब मेरे को कोई बोलता है कि देखो, हो सकता है असेंबली लाइन में कुछ, अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन था, है ना, काफी सारी सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई थी अपनी, और हो सकता है सारे पार्ट्स जो हैं ढंग से ना बन पा रहे हो, ठीक है। तो अपन एक कंडीशन ऐसी लेते हैं कि मान लीजिए कि अपने पास ये जो कार के जो बॉडी फ्रेम है ये 4 है, ठीक है, और जो टायर अपने पास, अगर टायर तो आसानी से बन जाते हैं ना, रबर ही तो होता है ना, क्लियर, ये 20 टायर्स, ठीक है, तो कितनी कार बनेगी? Sir, 5. 5 कार बनेगी। पर सर हमारे पास 5 हैं नहीं, 4 ही बन पाएंगे। क्या मैं टायर्स के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा या मैं बॉडी फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेट? तो बॉडी फ्रेम पहले देखेंगे, उसमें जितनी फिट आएंगे वो लगाएंगे। हाँ, जो कम है उसके हिसाब से, है ना। तो मेरा
कम बॉडी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पे, मेरे को लिमिटेशन कौन सी है, मेरा कम सर बॉडी 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 फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेट किया। देखो इसके हिसाब से 4x4, एक कार में 4 टायर लगेंगे तो 16 टायर चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास तो 20 टायर है, ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, एक्सेस। इसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है ना। कितने में एक्सेस में, 4 एक्सेस में, ठीक है। तो मेरे को क्या होगा, मैं कितने कार बनेगी मेरी, वो मैं इससे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो कम है, जिसका लिमिटेशन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि मेरे तो 4 कार ही मिल पाएगी मेरे। अगर कोई मैं टायर के हिसाब से कैलकुलेट करता, क्योंकि 4 टायर हर कार में लग रहे हैं, तो 20 टायर के हिसाब से मेरे को 5 कार मिल सकती है। सिर्फ टायर को देख के कैलकुलेट करता था, सिर्फ टायर्स। लेकिन ये सही नहीं होगा, 5 कार के लिए मेरे को 5 बॉडी फ्रेम्स भी चाहिए फुल कार के, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन मेरे पास तो 4 ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अंशिका समझ में आया बेटा। Yes, sir. जैसे सपोज इफ आई एम ड्राइविंग माई कार और उसमें मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, है ना, और पेट्रोल जब इंजन में जाता है तो वो एयर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उससे वो बर्न होता है, और उसी से उसके बर्न होने से एनर्जी से पिस्टन मूव होता है, इंजन वर्क करता है ना, और कार आगे चलती है। तो मेरा जो कार में मेरे कार को ड्राइव करने में, अगला केस ले रहा हूँ मैं, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए मेरे को फ्यूल विच इज पेट्रोल, है ना, और दूसरा चाहिए एयर, ठीक है। एयर तो मेरे को मतलब है ही पहले चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है ना, क्या फ्यूल है कि एयर है? सर एक सेकंड वापस समझाइएगा, मैं कुछ भूल गया था। हाँ देखो, मैं ऐसा है कि मेरी कार है, कार कैसे चलती है, एक तो मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, ठीक है, और पेट्रोल जब बर्न होता है इंजन में जाके हवा के साथ मिलकर, तो कार चलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो मुझे ये बताओ कि मैं कार कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता हूँ, कैसे कैलकुलेट करूंगा, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर है, जो मैंने फ्यूल भरवाया है टैंक में Sir, उससे। fuel. सर फ्यूल से, फ्यूल हाँ फ्यूल से ही तो करूंगा, जब फ्यूल तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हवा तो खत्म ही नहीं हो रही, हवा तो है ही खूब पूरी अर्थ पे, जहां जाऊंगा हवा है, तो हवा क्या हो गई, एक्सेस रिएक्टेंट हो गई। समझ आया कि नहीं, हवा तो मिलती रहेगी इंजन को हमेशा इजीली, एयर कंबशन के लिए ऑक्सीजन तो मिलती रहेगी, लेकिन फ्यूल मेरे को भरवाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल का टैंक तो मेरा कैपेसिटी लिमिटेड ही है, 30 लीटर्स, है ना। तो हर बार मैं 30 लीटर के हिसाब से ही मैक्सिमम मैं जो अपना कार एक बार टैंक फुल करा के जो मैं अपनी कार में ड्राइव कर सकता हूँ, 30 लीटर्स के अकॉर्डिंग ही मैं एवरेज निकाल लूंगा, उससे ऊपर कर सकता हूँ मैं कभी भी। एयर कितनी है एटमॉस्फेयर में, उससे तो ना, एयर तो है खूब मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, इवन फ्यूल खत्म हो जाएगा तब भी एयर रहेगी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि मेरा जो डिस्टेंस विच आई कैन ट्रैवल will depend upon the amount of fuel which is there in the car। तो फ्यूल इस जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि कम है, और यही डिसाइड करेगा कि मेरी कार कितना दूर जा सकती है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन में जो जो रिएक्टेंट कम होता है ना,
उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कम होता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा जो जरूरत से ज्यादा होता है, जरूरत जितनी है उससे ज्यादा, उसको एक्सेस कहते हैं। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से कैलकुलेट करोगे, या जो बहुत ज्यादा एक्सेस में है एक्सेस रिएक्टेंट उससे कैलकुलेट करोगे बच्चों? बताओ। सर लिमिटिंग वाले से। हाँ तो लिख लेना द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट लिख लो। एक तो एक्सेस रिएक्टेंट, excess reactant present in large amount, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब जिसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्ट। ठीक है। प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी में जो है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक जरूरत से ज्यादा और एक जरूरत से कम हो। कई बार अभी तक जो अपन रिएक्शन देख रहे थे ना पिछले, उसमें तो सब कुछ परफेक्टली था इक्वेशन के हिसाब से कि आपके इतना ग्राम ये है तो मोल्स के हिसाब से ही सब कुछ नपा तोला था, है ना। लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता कि हर चीज इक्वेशन में मोल्स के हिसाब से ही ली गई हो, है ना। कई कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा ले ली तो उनको तो एक्सेस रिएजेंट बोलोगे, एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। और जो जरूरत से कम ली है या जो कम है जिनकी क्वांटिटी, उनको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलोगे। अब इसमें आप एक बात लिख लो कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, लिख लेना इस बात को, will be decided on the basis of limiting reactant. The amount of product formed, जैसे मेरा यहाँ पे डिस्टेंस था, कितना ट्रैवल किया, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है फ्यूल, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया। यहाँ कार कितनी बनी, जो कम है, बॉडी फ्रेम कम है, टायर्स तो ज्यादा है ना, इधर इधर सॉरी, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट किया। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म will be decided on the basis of the amount of limiting reactant taken. समझ में आया कि नहीं आया सर? यस समझ आ गया। तो ये ध्यान रखना, लिख लेना। इसके न्यूमेरिकल्स अपन अगले टर्न पे करते हैं, है ना। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एकदम से कर लोगे आप, है ना। बहुत इजी सा ट्रिक, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अगले टर्न पे करते हैं। टाइम अप हो गया। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसी तरह से करते रहो, एनर्जी लेवल इसी तरह से मेंटेन करके रखो, इसी तरह से नई चीजें करते रहो। काफी सारी चीजें आपने एकदम सही से आंसर भी कर दी, एक्सेप्ट बस सिली मिस्टेक को अपन को रोकना है ना। तो let me end today's class and let me say goodbye to all of my dear students. थैंक यू सर। Ananshika, bye bye, take care Thank you, sir. everyone. Good night. Okay, and see you in the next class.